हर देश देखिए कुछ बुनियादी नियमों पर चलता है ना। एक कानूनी ढांचा होता है। तो आज हम इसी ढांचे की बिल्कुल नींव को समझेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है। लेकिन सबसे पहले ये सवाल, ये शायद गवर्नेंस मतलब शासन की सबसे बड़ी चुनौती है। सोचिए एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जहां नियम तो हो पर कोई भी, यहां तक कि नियम बनाने वाला भी, उन नियमों से ऊपर ना हो। आज हम इसी बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना हमें सबसे पहले कानून के पिरामिड को देखना होगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि सारे कानून बराबर नहीं होते, बल्कि उनकी एक प्रॉपर हायरार्की होती है, एक ढांचा होता है। चलिए सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। कानून यानी लॉ। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो ये वो नियम है जिन्हें हमारी संसद या विधानसभाएं बनाती हैं और ये हम सब पर लागू होते हैं। फिर आता है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। इसे ना एक तरह का टेम्परेरी या कह लें कि इमरजेंसी कानून समझ सकते हैं। मतलब जब संसद का सेशन नहीं चल रहा हो लेकिन किसी नए नियम की फौरन जरूरत आन पड़े, तब सरकार इसे लेकर आती है। अब पिरामिड में थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ हमें मिलते हैं उपनियम यानी बायलॉज। ये एकदम लोकल लेवल के नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि शहर की नगर पालिका कोई नियम बनाती है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा बड़े यानी केंद्र और राज्य के कानूनों के दायरे में ही रहते हैं। और फिर सबसे आखिर में आते हैं नियम और विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये क्या हैं? ये असल में वो बारीक डिटेल्स और टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस हैं जो ये बताते हैं कि भाई किसी कानून को जमीन पर लागू कैसे करना है। तो ये है वो पूरा का पूरा पिरामिड, भारत में कानूनों की पूरी हायरार्की। लेकिन इस पिरामिड की चोटी पर सबसे ऊपर क्या है? सिर्फ एक चीज, भारत का संविधान। यही है हमारा सर्वोच्च कानून, द सुप्रीम लॉ। तो चलिए अब जरा इस पिरामिड के टॉप पर जूम इन करते हैं। आखिर ऐसी क्या खास बात है संविधान में जो इसे बाकी सभी कानूनों से ऊपर सबसे बड़ा बना देती है? देखिए, संविधान जो है ना वो किसी भी देश का मास्टर ब्लूप्रिंट होता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार कैसे बनेगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी, उसकी सीमाएं क्या होंगी, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर देश का पूरा कानूनी सिस्टम खड़ा होता है। अच्छा, अभी तक तो हमने कानून के स्ट्रक्चर की बात की, लेकिन कानून सिर्फ ढांचे का नाम नहीं है। इसके पीछे एक भावना है, एक फिलॉसफी है जो इसे असल में काम करने लायक बनाती है। और ये भावना शासकों के लिए बने नियमों से जुड़ी है। इस भावना को एक महान जूरिस्ट A.V. डाइसी ने एक बहुत ही खूबसूरत टर्म दिया, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि राजा कानून नहीं है बल्कि कानून ही राजा है, और कोई भी राजा कानून से बड़ा नहीं हो सकता। डाइसी का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 4 बहुत ही सिंपल पिलर्स पर खड़ा है। पहला, कानून सबसे ऊपर है, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। दूसरा, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तीसरा, सरकार की जवाबदेही तय है, अकाउंटेबिलिटी। और चौथा, कानून साफ और पक्का होना चाहिए ताकि सबको समझ आए कि नियम क्या है। और हमारे देश के लिए ये सिद्धांत कितना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का हिस्सा माना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि संसद भी चाहे तो इसे बदल या हटा नहीं सकती। ये इतना फंडामेंटल है। यहीं पर एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी फ़र्क समझना होगा संविधान और संविधानवाद में। देखिए, किसी देश के पास एक संविधान नाम की किताब तो हो सकती है, एक डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर सरकार उस किताब में लिखी बातों को मानती ही नहीं तो वहां संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो असल भावना है वो गायब है। सीधी सी बात है, एक तानाशाह भी अपने लिए एक संविधान लिखवा सकता है, पर क्या वो खुद उन नियमों को मानेगा? शायद कभी नहीं। तो ये सिद्धांत तो लगभग हर जगह एक जैसे हैं, लेकिन दुनिया भर के देशों ने अपने लिए अलग अलग तरह के ब्लूप्रिंट्स तैयार किए हैं। मतलब संविधान भी कई तरह के होते हैं। चलिए जरा इनके कुछ मेन टाइप्स को देखते हैं। एक होते हैं लिखित संविधान, जैसे अमेरिका का, मतलब सब कुछ एक ही फॉर्मल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ है अलिखित संविधान, जैसे यूके का। वहां कोई एक किताब नहीं है, बल्कि उनका संविधान कई अलग अलग कानूनों और सदियों से चली आ रही परंपराओं को मिलाकर बनाए। दूसरा बड़ा फर्क इस बात पर है कि संविधान को बदलना कितना आसान या मुश्किल है।
कुछ होते हैं रिजिड यानी कठोर संविधान, जैसे अमेरिका का, जिनमें कोई भी बदलाव करने की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। और कुछ होते हैं फ्लेक्सिबल यानी लचीले संविधान, जैसे ब्रिटेन का, जिन्हें आम कानूनों की तरह ही बदला जा सकता है। और आखिर में बात आती है पावर के बंटवारे की। फेडरल यानी संघीय संविधानों में पावर केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है, जैसे अमेरिका में, जबकि यूनिटरी यानी एकात्मक संविधानों में सारी की सारी पावर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जैसे यूके में। तो ये सब तो हो गई थियरी की बातें। अब आते हैं एक असली कहानी पर। ये कहानी है भारत की संविधान सभा की, उन लोगों की जिन्होंने हमारे देश की सबसे बड़ी नियम पुस्तिका लिखी। ये कोई आसान सफर नहीं था। सोचिए, 1934 में एमएन रॉय ने पहली बार इसका आइडिया दिया। फिर 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बनाया। 1938 में नेहरू जी ने कहा कि ये सभा वयस्क मताधिकार से चुनी जानी चाहिए। 1940 में जाकर अंग्रेजों ने ऑगस्ट ऑफर में इसे माना, वो भी सिर्फ सिद्धांत में। 1942 का क्रिप्स मिशन फेल हो गया और आखिर में सालों के संघर्ष के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत को ये हक मिला कि वो अपना संविधान खुद लिखे। ये एक पूरे राष्ट्र के संघर्ष की कहानी है। तो हमने ये तो देख लिया कि संविधान क्या है, ये कैसे काम करता है, पर आखिर में एक सवाल फिर से वही है। एक संविधान तो कागज पर लिख दिया जाता है, लेकिन संविधानवाद, मतलब उन नियमों को मानने की, उनका सम्मान करने की जो सच्ची भावना है, वो असल में कहाँ लिखी जाती है? इसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं मिलता।